हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ लिया था। तो आज हम बात करते हैं आगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को फटाफट से रिकॉल करके। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण का गुणांक अगर हम बात करें तो अन्योन्य प्रेरण का गुणांक हमारे पास होता है m, है ना। तो ये m क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा धारा आप पहली कुंडली के अंदर प्रवाह कराओगे उतनी ही ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस दूसरी कुंडली में आ जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2, है ना। और अगर यहाँ पर N2 हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल यानी कि दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है। दूसरी कुंडली में अगर फेरों की संख्या N2 है तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 φ2, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह होता है तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर आएगा m, तो बन जाएगा m I1 इक्वल्स टू N2 φ2, और m का मान अगर हम निकालें तो बन जाएगा N2 φ2 बटे में आएगा I1, और ये बन जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। अब ये N2 φ2 है क्या? ये N2 φ2 का मतलब है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस यानी कि फ्लक्स लिंकेजों की संख्या। तो N2 φ2 बटा I1 हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा। ना अगर हम यहाँ से इसकी बात करें यूनिट, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात तब करते हैं। अब एक नोट लिखते हैं। नोट है रिलेशन बिटवीन EMF and the coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन M, यानी कि अन्योन्य प्रेरण व वैद्युत वाहक बल E के बीच संबंध। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि कितना इसके बीच संबंध है, तो हम पता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम द्वारा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या है। ईएमएफ बराबर हमें पता है माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। भाई, फराडे के पहले नियम के हिसाब से या पहले नियम अनुसार अगर हम बात करें तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा डी यानी कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर, बदलते दर या परिवर्तित दर के समानुपाती है या बराबर होता है। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा के अनुसार अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा के अनुसार हमें पता है m बराबर क्या है, N2
phi2 बटा I1। अब आपको ये चीज तो पता लग गया, अगर मैं यहाँ से इस वाले रिलेशन में इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखूं, E बराबर n माइनस को माइनस रखूं और डेल्टा अगर डेल्टा फाई लिख दूं यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा टी कर दूं। अच्छा phi2 कर लो, क्यों? क्योंकि भैया दूसरी कॉइल में ये ईएमएफ आ रहा है। phi b क्या है? फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और ये किसी दूसरी कुंडली में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर phi2 डाल दिया। ठीक है, phi b की जगह इसको मॉडिफाइड फॉर्म में या थोड़ा सा हमने परिवर्तित करके लिखा। तो हम यहाँ से n phi2 की वैल्यू निकाले तो n phi2 बराबर क्या बन जाएगा? माइनस का m I1, या माइनस हटा देते हैं, सॉरी माइनस यहाँ नहीं आएगा। n phi2 का मान आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें पता है पहली इक्वेशन कह रही है माइनस डेल्टा n phi2 बटा डेल्टा t। हाँ सर, और दूसरा समीकरण कह रहा है m I1 बराबर n2 phi2। क्या इस n2 phi2 को उठा के मैं यहाँ लगा दूं? अब दोस्तों n2 क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है। भाई फ्लक्स जब दूसरी कुंडली में आ रहा है तो फेरों की संख्या भी दूसरी कुंडली की होगी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाओ, E बराबर ऐसी माइनस की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा, m I1 आ जाएगा n2 phi2 की जगह, और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी। क्या मैं इस चीज को अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस m डेल्टा I1 अपॉन में डेल्टा टी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ईएमएफ बन जाएगा आपका माइनस m डेल्टा I1 अपॉन में डेल्टा टी, और ये हमारा बन जाएगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट और वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बीच का ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो m का मान अगर हम निकाले तो निकलेगा माइनस का E अपॉन डेल्टा I बाय डेल्टा टी। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर कहूँ कि वेयर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी, क्या बोल रहा हूं मैं? डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कैम, यानी कि पहली कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर, पहली कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर हमारा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी हो गया। और मैं कहता हूं कि अगर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी को सर अगर हम 1 एम्पियर प्रति सेकंड मान ले कि 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो क्या 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 m बराबर माइनस ई हो जाएगा। और अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं या वैल्यू मैग्नीट्यूडली बात करूं, न्यूमेरिकली पारिमाणिक रूप में ईएमएफ किसके बराबर आ गया? m के, या मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ ई किसके बराबर आ गया? m के। तो वी कैन से दैट द कोफिशिएंट of mutual induction is numerically equal to the EMF or the induced EMF when the rate of change of electric current in the primary coil is 1 ampere per second, 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस चीज को डिफाइन करें तो हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण का गुणांक वैद्युत वाहक बल, या मैं वहूं प्रेरित वैद्युत वाहक बल के समान होता है यदि पहली कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो। तो जितना 1 एम्पियर पर सेकंड की धारा परिवर्तित होगी,
आपको सीधे सीधे आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो गई। अब सीधी सी बात है, ई बराबर आपने क्या पढ़ा, माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब सर अगर मैं I1 अपॉन डेल्टा टी को 1 एम्पियर पर सेकंड मान रहा हूं, यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाह कर रही है, तो ई का मान न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका एम के बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम कह भी रहे हैं। अच्छा, यहीं से अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि m की वैल्यू अगेन हम लिख रहे हैं माइनस का e अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। चलिए थोड़ा सा इसको ना और वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस ई ऐसी है, डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा भाई गणित के अनुसार, और डेल्टा I1 यहीं रह जाएगा। I1 ना प्राइमरी कॉइल में यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही है, ठीक है। तो आप अगर एक चीज देखेंगे, धारा में परिवर्तन आएगा तभी तो भैया करंट में परिवर्तन आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सीधी सीधी सी बात है फ्लक्स भी चेंज होगा। If current will change, there will be the change in the magnetic field. As a result, there will be change in the magnetic flux also. So basically हो क्या गया, m बराबर ये मान हमारा आ गया। अब जरा इसकी यूनिट निकाल, यूनिट ऑफ m यानी कि m की इकाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। m की इकाई, m की इकाई क्या होती है, तो m की इकाई अगर हम यहां से देखें तो देखिए आपको मिलेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, है ना, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आप इसको लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, बिल्कुल आप बोल सकते हो VS A-1, यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी। सर इतना ना लिखे और इसको कोई दूसरी यूनिट लिख सकते, बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। अन्योन्य प्रेरण के गुणांक की SI इकाई हेनरी है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। तो अन्योन्य प्रेरण की SI इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। सर इसका डायमेंशन पूछ लेते थे भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस बार CBSE में भी इसके डायमेंशन पूछे थे, तो याद रखना है डायमेंशन, यानी कि कई बार हम लोगों से विमीय सूत्र इसके पूछते थे। तो डायमेंशन करने के लिए क्या याद करना है, तो मैं आपसे चाहता हूँ आप 2 डायमेंशन जरूर याद कर लो। एक वर्क का तो हमेशा याद रख लो, वर्क बोल लो, एनर्जी कह लो, यानी कि कार्य कह लो या ऊर्जा कह लीजिए। ये विमाएं आपको हमेशा याद रखनी है, ml² t-2 की विमा होती है। एक बल होता है ml t-2, बल की भी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको कार्य की और ऊर्जा की तो इकाई याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो चलिए सर इस पे क्या बात की जाए, तो इस पे बात ऐसी की जाएगी कि EMF बराबर हमने पढ़ा माइनस का m डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, मैं m हटा रहा हूँ, माइनस का हटा रहा हूँ, क्योंकि माइनस का मतलब तो सिर्फ दिशा देना है, माइनस का मतलब तो सिर्फ साइन बता, डायरेक्शंस बता रहा है। तो m की अगर हमें इकाई निकालनी है तो भैया क्या किया जाएगा, EMF। अब EMF सबको पता है, EMF होता है कार्य बटा आवेश, सबको पता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई भी यहाँ पे V इक्वल टू आई, R मत लगा दीजिएगा, रेजिस्टेंस लगा दोगे तो फिर यहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है। आई से आई तो कट जाएगा, फिर R का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ क्योंकि वर्क का याद कर लो। तो क्या मैं यहाँ पर वर्क अपॉन चार्ज लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, m की जगह m छोड़ देता हूँ, और डेल्टा I1 की जगह डेल्टा I1 छोड़ देता हूँ, डेल्टा t की जगह डेल्टा t। प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज, दिस m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये m यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण का गुणांक है। वर्क की इकाई लगाते हैं, m यहाँ पर द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो कार्य की इकाई अगर हम लगाएंगे तो बन जाएगा ml² t-2। चार्ज यानी कि आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। m जिसको हमें निकालना है, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस m को बड़ा M बना के छोड़ रहा हूँ, इस m से m मत काट देना, ये मास है और ये म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है। एक द्रव्यमान है और एक अन्योन्य प्रेरण का गुणांक है। ये है धारा, धारा को बोलते हैं हम A, यहाँ पर आएगा A, और नीचे है T, तो T, तो T से T कैंसिल हो गया, A इंटू A स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर है ml² t-2 विच इज इक्वल टू m। तो डायमेंशन क्या बन जाएगा, m का डायमेंशन आ जाएगा m l का स्क्वायर t-2 a माइनस का 2, ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। ये आपको याद रखना है या आप सीधे निकालना सीख लीजिए। चलिए, तो ये बात आई थिंक क्लियर होगी। फटाफट से छोटा सी चीज नोट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे वर्क डन का बेसिकली हमने लगा दिया फॉर्मूला ml2t-2 चार्ज का होता है at करंट इनटू टाइम, t से t कट जाएगा और इन द डायमेंशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन यू विल गेट ml2t-2 a-2, यानी कि आपको m अन्योन्य प्रेरण के गुणांक का जो v में सूत्र मिलेगा वो मिलेगा ml की घात 2 t की घात -2 और a की घात -2। ये आपका आंसर है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।